Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. नमस्कार, 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुराफात नितिन। एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम लेते ही अक्सर लोगों की रातों की नींद जो है उड़ जाती है। कर्क रोग यानी कैंसर। अब इसको लेकर जो है बहुत सारे मिथ्स भी हैं दिमाग में और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो हो सकता है सही हो, जो हो सकता है गलत हो। इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपके लिए और मेरे खुद के लिए आज एक पाठ पढ़ने के लिए मैं आया हूं फिर से फोर्टिस एस्कॉर्ट्स, जो कि है ओखला में। आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चित पंडित हैं, जो कि यहाँ पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नितिन। सच अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। मैं आपको बताऊं, यहाँ आने से पहले मैंने थोड़ा सा आपके बारे में और रिसर्च किया। आपका नाम बहुत सुना था मैंने, एंड आपको पता नहीं कितना वक्त मिलता होगा, आप जाके ऑनलाइन एक बार देखिएगा। लोगों ने इतनी खूबसूरत चीज़ें आपके बारे में लिखी हुई हैं। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉक्टर्स जो हैं, एक हमेशा बोलते हैं कि भगवान का रूप जो है धरती पे वो माँ बाप होते हैं, और दूसरा रूप जो भगवान का रूप जो है मेरे हिसाब से डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि आप लोग जिंदगियाँ देते हैं, लोगों की जिंदगी में खुशी लेकर आते हैं। तो पहली बात तो बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर योर सर्विस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। Thank you so much Nitin. We are just instruments of God. It is only He who does, and I'm glad that He has given us the opportunity to do whatever we can. जो भी हम कर सकते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने, and we are just thankful for that. Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी कहा शुरुआत में कि कैंसर एक ऐसा शब्द है, जैसे ही बोलता है कोई, तो मतलब अगर आप एक रूम में खड़े होकर बस बोले कैंसर, तो हर कोई जो है मुड़ के आपको देखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में एक इतना खौफ बैठा हुआ है। एक हवा जिसे बोलते हैं, वो हवा सा वर्ड है कि उससे सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर आप पिछले 15-20 सालों में देखें, यूर अ डॉक्टर, आप इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू फील कि आपको लगता है कि मेडिकल साइंस अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब ये इतना बड़ा टैबू नहीं रहा इसके बारे में बात करना, लोग इतना डरते नहीं है, या आपको लगता है नहीं खौफ उतना ही बरकरार है? सो दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। बहुत ही आपने उम्दा क्वेश्चन पूछा है नितिन, एंड ये बात सच है कि आज भी कैंसर को कुछ जगहों पे एज अ टैबू देखा जाता है। उसके बारे में बात नहीं किया जाता, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, क्योंकि हर एक को लगता है कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता। आप इतने फिल्म स्टार्स को जानते हैं जी, जिनको कैंसर हो चुका है जी, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो शायद क्योर भी हो चुके हैं। हर किसी को लगता है आई एम वेरी डिफेंसिव अगेंस्ट कैंसर, कि मैं एकदम डिफेंस हूँ। बट कहने को तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के भी डिफेंसलेस हो गए थे जब उनको पैनक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि कैंसर को हराने का एक ही तरीका है, और वो यही है कि हम उसको फ्रंट ऑन लड़ें, एंड उसको उसी तरीके से हम उसको उस पर जीत पा सकते हैं। डॉक्टर अर्जित, मुझे एक बात बताइए। आई एम सॉरी, मेरे को इतना पता नहीं मेडिकल साइंस के बारे में, तो मेरे हो सकता है कुछ सवाल आपको शायद थोड़े बचकाने लगे, पर आई वांट टू क्लियर ऑल माय डाउट्स टुडे। तो मुझे बताइए कि जैसे कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, यूजुअली आई थिंक 1 2 3 4 ऐसे स्टेजेस बोले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेज है कि जब अगर पेशेंट उस स्टेज में आए तो ऑलमोस्ट श्योर है कि डॉक्टर्स जो है उनको ढंग से क्योर कर लेंगे? ऐसा कुछ होता है? और ऐसा कौन सा स्टेज है कि जब उस स्टेज में अगर पेशेंट आए तो फिर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे आगे जाके। स्टेज 1 कैंसर जो है वो क्योरेबल कैंसर होता है। अच्छा। एंड स्टेज 1 से पहले एक स्टेज 0 कैंसर होता है। स्टेज 0 भी होता है? वो भी डिटेक्ट हो सकता है। अच्छा। एंड वो अगर डिटेक्ट हो जाए तो हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं कि कैंसर इज क्योर्ड। एंड ये स्टेज 0 तभी डिटेक्ट हो पाता है जब हम कुछ टेस्ट कराएं, आगे बढ़ के टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो आजकल हम इंडियन सोसाइटी में कम दिखने को मिलता है। और स्टेज 4 एक ऐसा कैंसर है, कुछ ऑर्गन्स में, जैसे ओवेरियन कैंसर, कोलोन, रेक्टम, कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनमें स्टेज 4 भी क्योरेबल होता है। But most of the stage 4 cancers are not curable, but we can definitely give patients अच्छी लाइफ, अच्छी क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आज के ज़माने में विद एडवांस साइंसेस। इसमें एक और ट्विस्ट है कि अगर आप स्टेज 1 कैंसर देखें, अर्ली स्टेज
मैक्सिमम चांस ऑफ क्योर, बट जो कॉस्ट है वो मिनिमम लगती है। अच्छा, क्योंकि उसमें शायद कीमो की जरूरत ना पड़े, रेडिएशन की जरूरत ना पड़े, सिर्फ सर्जरी से ही काम बन जाए जी। और स्टेज 4 जबकि हम लेट डिटेक्ट करते हैं, कॉस्ट हाई हो जाता है और क्योर कम। तो ज्यादा पैसे खर्च करने पे भी क्योर नहीं मिल रहा, इधर कम पैसे खर्च करने पे क्योर मिल रहा है जी। तो डिटेक्ट अर्ली करने का जो तरीका है उस पे फोकस अगर हम करें तो हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं फोन करते रहते हैं, कंपनियां फोन करती हैं कि इतने पैसे में 4,000 रुपये में 80 टेस्ट करा लो, 90 टेस्ट करा लो, पूरी बॉडी स्क्रीनिंग करा लो। तो इनफैक्ट कई बार आप खाना खा रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये मैं अगला निवाला खाऊं कि नहीं खाऊं, कि पहले टेस्ट करा लूं, कि लगातार फोन आ रहे हैं। पर ऐसे कोई टेस्ट हैं स्पेसिफिकली जो आप बताना चाहेंगे जो यूजली लोग को करा लेनी चाहिए अगर वो कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं? करेक्ट। तो कैंसर स्क्रीनिंग, जैसे नितिन जी ने बताया कि खुराफाती नितिन ने बताया कि कैंसर स्क्रीनिंग एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आप कराते हैं तो आप कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं एंड इवेंचुअली बहुत ज्यादा क्योर भी कर पाते हैं। सो कैंसर स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले महिलाओं की बात करें तो एवरी वुमन इन इंडिया हु इज, जो हर महिला इंडिया में जिनका एज 40 साल से ऊपर है जी, उनको 1 साल में एक बारी मैमोग्राफी करानी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी एक सिंपल टेस्ट है, 700-800 रुपए का, 2 रुपए प्रतिदिन का खर्चा बैठता है, बट क्योर होने के चांसेस 100%। कुछ पेशेंट्स में हम अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी एडवाइस करते हैं फॉर सर्टेन ओवेरियन कैंसर्स और अदर कैंसर्स। पैप्समियर जो सर्वाइकल कैंसर का, मुंह का कैंसर होता है, उसके लिए पैप्समियर एडवाइस किया जाता है, वो भी करना चाहिए। प्रिवेंशन में अगर आए तो सर्वाइकल कैंसर या ओरल कैंसर के लिए वैक्सीनेशंस हैं। करेक्ट। जो ना कि सिर्फ महिलाओं बच्चों को 9 to 26 ईयर्स के बीच में, बट बॉयज को भी 9 to 26 ईयर्स के बीच में लगानी चाहिए। एंड आई थिंक वो 30 साल के बाद नहीं लगता है शायद, ऐसा कुछ 30 साल के बाद उसका फायदा नहीं होता है। यस, करेक्ट, यस जी। एंड मेल्स में अगर देखा जाए तो लो डोज सीटी चेस्ट, जो दोनों महिलाएं एंड मेल्स में, स्पेशली फॉर क्रॉनिक स्मोकर्स। आजकल महिलाएं भी स्मोक करती हैं, मेंस तो करते ही हैं एंड महिलाएं भी ज्यादा करने लग गई हैं अनफॉर्चुनेटली। बच्चे कर रहे हैं सर? बच्चे भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अनफॉर्चुनेटली। तो उनमें लो डोज सीटी चेस्ट, लो डोज मतलब जो रेडिएशन का डोज है वो बहुत ही लो होता है, तो वो हार्म नहीं करता। और एक नॉर्मल सीटी होता है, हार्डली 2,500-3 हज़ार का टेस्ट है एंड उसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं देना, 2 मिनट का टेस्ट है, वो करना चाहिए, स्पेशली फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स जिनमें स्मोकिंग पैक ईयर्स काफ़ी ज़्यादा है। एंड इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। हमने फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में ये एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर हार्ट टीम, विद आवर रेडियोलॉजी टीम, वेयर वी आर डूइंग लो डोज सीटी एज अ प्रिवेंटिव मेजर चेकअप। एंड फॉर प्रोस्टेट कैंसर्स, PSA लेवल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपनी बॉडी को जानिए, अपनी बॉडी को पहचानिए, कहीं पे भी आपको कुछ अजीब लग रहा है होता हुआ, चेकअप कराइए। फॉर एग्जाम्पल, पेट ब्लोट कर रहा है पर 3 महीने तक कंटिन्यूसली ब्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ब्लोट कर रहा है, ठीक हो गया, फिर वापस से ब्लोट कर रहा है, फिर ठीक हो गया, तो दैट इज ओके, यू डोंट नीड टू बी अलार्म्ड। अलार्म की बात नहीं है। आप खाना नॉर्मल रोटी खा रहे थे, आप सडनली लिक्विड डाइट पे आ गए, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से सॉलिड फूड नहीं जा रहा, लिक्विड जा रहा है, तो इसका मतलब है कुछ अलार्म है। अच्छा। कोई मस्सा है जो साइज में बढ़ रहा है, कलर चेंज कर रहा है, हाइट बढ़ गया है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अपनी बॉडी को ध्यान से पहचानिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कोई खून आ रहा है किसी लैट्रिन के रास्ते, नॉर्मल स्टूल ब्राउन कलर का है, कहीं पे ब्लैक आने लग गया है, चेकअप कराइए। और घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज ब्लैक फॉर एग्जांपल अगर महिलाओं को आजकल कई अनीमिक होती हैं तो आयरन की पिल्स दी जा सकती है, तो उसकी वजह से भी ब्लैक अगले दिन डर ना जाए सबकी। डॉक्टर बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने अभी एक बात बोली थी कि कॉन्ट्रास्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो जिनको नहीं पता है, कॉन्ट्रास्ट इज बेसिकली एक डाई की तरह होता है जो कि आपको IV के थ्रू दिया जाता है ताकि आपकी स्क्रीनिंग और बेटर हो, ज्यादा क्लियर पिक्चर आए। राइट, बिल्कुल सही है ना, बिकॉज इन केस पीपल डोंट नो इट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपने बात करी स्मोकिंग की, एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं पूरे मुद्दे पे आऊंगा कि मैं आया क्यों, अभी तक मैंने आपको बात बताई नहीं है। तो ये जो स्मोकिंग की हमने बात की, पर जैसा माहौल दिल्ली में है, फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR में, मुझे लगता है हर कोई स्मोक कर रहा है, इतनी पोल्यूशन है, दिसंबर आते हैं तो हम सब स्मोकर्स बन जाते हैं एक तरीके से। तो इसकी वजह से भी क्या आपने देखा है कि कैंसर के केसेस शायद बढ़ रहे हैं, और ऐसे कौन से कैंसर है जो इस पोल्यूशन की वजह से ज्यादा बढ़ जाते हैं?
सो सबसे मेजर इम्पैक्ट इस पोल्यूशन का लंग्स पे आता है, दैट इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। एंड स्मोकिंग के अलावा हाई पोल्यूशन एरियाज, अभी रिसेंटली एक पब्लिश भी हुई है एक स्टडी जिसमें बताया गया है हाई पोल्यूटिंग एरियाज में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली लंग कैंसर। सो किसी भी जनता, किसी को भी अगर हाई स्मोकिंग या फिर हाई पोल्यूटेड एरियाज में फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर स्टेइंग, देन डेफिनेटली लो डोज सीटी कैन बी बेनिफिशियल इन डायग्नोजिंग early lesions or early tumors of the chest. Otherwise also, not just for cancers, but क्योंकि हम high pollution areas में रह रहे हैं इतने टाइम से, आजकल ILD, interstitial lung disease, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ये सब बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप देखते होंगे जैसे ये pollution का टाइम आता है, ICU में एडमिशन रेट्स, पल्मोनोलॉजी, लंग इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, ये इसी वजह से है। तो इसका LDCT, दैट इज लो डोज CT स्कैन, इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सच टारगेट पॉपुलेशन। वैसा अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए मैं आजकल जो है थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ अबाउट रोबोटिक सर्जरी। तो मुझे बताइए कि एक तो इसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं ना, बट एक्चुअली द करेक्ट टर्म आई थिंक शुड बी रोबो असिस्टेड सर्जरी, क्योंकि सर्जरी तो आप ही कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बताइए कि ऑन्कोलॉजी की जब बात आती है तो इसमें जो सर्जरीज होती हैं उसमें रोबो असिस्टेड सर्जरी कैसे हेल्प कर रहा है? बिल्कुल, आपने एकदम यू बैंग्ड इट ऑन पॉइंट, क्योंकि आजकल रोबोट कर रहे हैं सब, तो पेशेंट्स को कई बारी एक गलत मैसेज चला जाता है कि ये जो सर्जरी है वो रोबोट आके कर रहा है। तो उसमें वो रोबोट नहीं कर रहा है वो सर्जरी एक डॉक्टर ही कर रहा है, who has a particular certification in robotics. Correct. And for example, the way I move my hand, रोबोट भी अपना आर्म उसी तरह मूव करेगा जी। सो जहां मुझे वो रोबोट का आर्म लेके जाना है, मैं लेके जाऊंगा और वहीं पर ही रोबोट का आर्म आएगा। सो आई एम सिटिंग इन अ कंसोल, मैं एक कंसोल में बैठा हूँ, मैं वहां पे अपने हाथ हिला रहा हूँ और रोबोट भी मेरे हाथ को कॉपी करके अपने हाथ हिला रहा है। तो एक्चुअली अ सर्जरी इज डन बाय अ सर्जन, बट इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट, इट बिकम्स मोर प्रिसाइज। जो हैंड के ट्रेमर्स हैं जो ओल्डर सर्जन्स में होते हैं, उसको वो रिड्यूस कर देता है, तो वो प्रिसाइज भी है। तो सर्जरी बिकम्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर द सर्जन, अल्टीमेटली बिकम्स मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट। मतलब वही जैसे कहा कि असिस्टेड है, जैसे आपके पास एक गाड़ी है जो मैनुअल है, आपने ऑटोमेटिक ले ली, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी अपने आप चल रही, तभी आप चला रहे हैं, तो आपको असिस्टेंस मिल गई है कि वो ऑटोमेटिक है ना। अच्छा, ऐसे कौन से कैंसर हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरी जो है ये ज्यादा सक्सेसफुल देखी गई है, उन कैंसर्स में ज्यादा हेल्प करती है, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली। सो रोबोटिक सर्जरी इज मोस्ट हेल्पफुल एंड मोस्ट मीनिंगफुल इन प्रोस्टेट कैंसर्स। वो कहते हैं एक वो है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सो जहां एक सर्जन के हाथ और आंखें नहीं पहुंच सकती जी, वहां उस डेप्थ में, उस गहराई में रोबोट पहुंच सकता है, और इसीलिए रोबोट का फायदा है। सो रोबोट इज सो फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर, एक पेल्विस में एक ऑर्गन है जो एक बहुत ही डिफिकल्ट लोकेशन पे है जी, तो वहां पे पहुंचने के लिए रोबोट का फायदा बहुत ज्यादा है। करेक्ट। उसी तरह से रेक्टम कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, पैनक्रियाटिक कैंसर्स, क्योंकि पैनक्रियास कैंसर्स बहुत ही सटीक, इसके लिए बहुत ही सटीक सर्जरी चाहिए होती है, वेरी स्किलफुल सर्जन्स। सो वो रोबोटिक सर्जरी से बहुत अच्छे से हो सकती है। थोरैसिक कैंसर्स, लंग के कैंसर्स, ताकि हम लंग के बड़े बड़े कट्स नहीं दें, नहीं तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट्स को वेंटिलेटर, ICU सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो जब छोटे छोटे कट से रोबोट्स के आर्म्स अंदर जाते हैं तो हम वो सर्जरी बहुत आसानी से कर पाते हैं जी। तो लंग कैंसर्स, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर, पैनक्रियाज एंड पेल्विक ऑर्गन कैंसर्स में, यूट्रस कैंसर्स महिलाओं में, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। बाप रे, कितने तरीके के कैंसर है। यस, मतलब आपने इतने सारे बोले हैं, आप लॉस्ट काउंट ना। सो हर कैंसर, लोगों को लगता है कि कैंसर एक शब्द है और उसका एक ही ट्रीटमेंट है जी, ऐसा नहीं है। हर एक कैंसर का अलग ट्रीटमेंट है। हाँ, बिकॉज़ लेमन लैंग्वेज में तो होता है कैंसर मतलब कीमोथेरेपी,
और किसी को कुछ पता ही नहीं है. Correct. So that is why it is very important to go to a specialist, an oncologist and consult with them. वैसे मुझे एक बात बताइए कि आपने जैसे बोला कि इसमें जो इंसिजन से बहुत छोटे होते हैं, तो जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो था सर्जरी का उसमें बड़े कट्स लगते थे, फिर लैप्रोस्कोपी आई जिसमें छोटे छोटे की होल होने लगे, इसमें भी की होल ही होते हैं. दैट्स हाउ द रोबो इज गोइंग इनसाइड. तो अगर कंपेयर करें तो व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? So robot का one of the major advantages is कि robot causes less pain as compared to laparoscopic surgery. Open surgery तो दो classification है, एक है open surgery और एक है minimal invasive surgery. Minimal invasive में दो आते हैं, laparoscopy और robotic. इन दोनों में अगर comparison करें तो robot से पेन काफी कम होता है. पर क्यों? उसमें इंसिजन तो लैप्रोस्कोपी जितना ही हो रहा है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. So क्योंकि रोबोट का जो आर्म है वो एक एक्सिस पे घूम रहा है, तो उसका प्रेशर पॉइंट एक ही जगह पे है. लैप्रोस्कोपी बहुत मल्टीपल एक्सिस पे घूम रहा है, इसलिए उसके प्रेशर पॉइंट ज्यादा हैं, इसलिए उसमें पेन ज्यादा है. सेकेंडली, रोबोट इज मेकिंग द सर्जन वेरी कंफर्टेबल. ही इज सिटिंग एंड डूइंग द सर्जरी. ही इज नॉट टायर्ड. सो इफ द सर्जन इज नॉट टायर्ड, योर सर्जरी बिकम्स मोर प्रिसाइज, much better. The magnification is 3D image. So the whole thing becomes such a peaceful environment when you are doing a robotic surgery. So the outcomes are obviously very better. Because अगर ट्रेडिशनल मेथड में देखें लैप्रोस्कोपी तो आपको 3D इमेज तो दिखती नहीं थी. नहीं दिखती. अब आपको ऑर्गन बेटर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द रोबो. अच्छा, ये क्योंकि इंसिजन भी छोटे हैं, आपने कहा कि इसमें पेन भी कम होगा, तो हीलिंग टाइम भी आई थिंक इसका कम ही होगा compared to the other methods. आज की डेट में everyone is working, चाहे वो males हों, females हों, everyone is working. Everyone wants to get back to their work fast. Correct. So I feel कि जहाँ पे पेन कम है वहाँ पे रिकवरी फास्टर है. रिकवरी फास्टर है, you are going back to your work, you are earning your bread, you know, so everything becomes very easy and good. Absolutely. अच्छा, ये जो हम सर्जरीज की बात करते हैं, अभी आपने कहा कि ताकि सर्जन थके नहीं, यू नो, कई बार सर्जरीज बहुत लंबी हो जाती है. पहली बात तो विच इज लाइक द लॉन्गेस्ट सर्जरी दैट यू एवर परफॉर्म्ड, एंड वाज दैट अ रोबोटिक या वो ट्रेडिशनल मेथड था? So that was when I was in All India Institute of Medical Sciences. मेरी शादी के बाद फर्स्ट करवा चौथ था. अच्छा. तो that surgery went on for 19.5 hours. 19.5 So I missed. So we take breaks during that surgery. There was 19 घंटे. Yes. With the pressure of that a doctor, that a surgeon is going through at that time. So उस time पे हमारे डॉक्टर शुक्ला भी होते थे. He is a wonderful surgeon in AIIMS that time, our head of department. So we conducted that surgery for 19.5 hours. It was a pancreatic surgery. So, but yes, everything went well. So such hours are difficult क्योंकि food has to be taken. So you need a good team along with you who can, you know, come at the right time during one surgery. एक पर्सनल सवाल पूछा आपसे? जरूर. आप एक डॉक्टर हैं, एक oncologist हैं, एक सर्जन हैं. You know, a lot of times when patients come into the hospital, I understand कि पेशेंट का जो रिलेटिव्स हैं उनका तो अपना बंदा है, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन में होते हैं, दुख के साथ आते हैं, आप कोशिश करते हैं ठीक करने की, पर कई बार हमें भूल जाते हैं कि जो सर्जरी परफॉर्म करने वाला है वो भी एक इंसान है. यू आर अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे. हाउ डू यू कोप विद दैट स्ट्रेस? बिकॉज कई बार ऐसे केसेस भी आते होंगे जो बहुत ही एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर कुछ भी मुश्किल है ना, कुछ कर पाना मुश्किल है, आपको मालूम है कि अब शायद इस पेशेंट को बचाना मुश्किल है. How do you cope with that stress? I've always wanted to ask, because doesn't that really boggle you down when you go home और फिर वापस जाके अपनी जिंदगी नॉर्मल जी पाते हैं आप लोग? Because I'm sure it must be so heavy for you. देखिए, I can understand when you're asking this question, but देखिए जब हम एक फ्लाइट में बैठते हैं जी, तो हम कभी भी नहीं सोचते कि ये फ्लाइट क्रैश करने वाली है. करेक्ट है ना. खाना खाने के टाइम पे ये नहीं सोचते ये आज मेरे गले में अटकने वाला है. तो जब हम सर्जरी में जाते हैं ना, तो हम ये सोचते ही नहीं है कि ये पेशेंट को कुछ होने वाला है. वी गो विद 100% पॉजिटिविटी कि ये तो आज बचना ही है, आज इनका सर्जरी मिराकुलस होना ही है. सो आई थिंक दैट थिंग हैज टू मैनिफेस्ट इन योर माइंड फॉर इट टू मैनिफेस्ट इन योर हैंड्स एंड देन कम टू द पेशेंट. डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई 4th स्टेज में आया आपके पास, अब आप हो तो इंसान ही, आप भी उनको बताना नहीं चाहते, पर बताना तो है. तो उस मोमेंट में आई एम श्योर मस्ट बी वेरी हेवी.
What do you do to keep yourself going? देखिए ये जो moments होते हैं ना, these moments are so emotional moments. Absolutely. And when you get involved with a patient so much, it definitely takes a toll on you. कई बारी घर जाके रात को खाना नहीं खाया जाता कि आज एक ऐसी न्यूज़ सुनाई है जो कि अच्छा नहीं लग रहा. So things happen. Sure. So recently I lost a friend of mine in this air. I'm so sorry. In the crash? The crash. Sorry. He was a 2-year junior. He was a roommate of mine. Oh. So, but उस दिन नहीं खाना खाया हमने. Sure. So such moments do happen. But next day you know that you have to save 100 more. क्या बात है? So you have to cope up with those, that 1 or 2, to help the 100 others that you are going to save. Absolutely. So you have to be strong. My daughter is undergoing training for PMT, ये जो medical वाला. मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा देखो मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी है your mental ability, Correct. your mental strength, Yes. and that has to be topmost. I agree. Absolutely. बस अब जाते जाते एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे. जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है और हमारा देश जो है, इंडिया इज मेकिंग सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एवरी फील्ड. तो जहाँ रोबोटिक सर्जरी की बात भी आती है, आर देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द कंट्री? जैसे इज देयर समथिंग दैट इज हैपनिंग व्हिच इज बीइंग मेड ओवर हियर, जो रोबो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत डिपेंडेबल है, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Beautiful question, and I'm really proud to tell you this. Very, very proud to tell you this, and I am a proud Indian, to be honest. कि अब robot has been made in India. क्या बात है? And Mantra robot, SSI Innovations, Mantra robot is one of the very good robotic systems which has been made in India. It has been assembled in India. Everything is done from 0 to 100% in India. And we have done in last 2 months more than 28 surgeries using that, and we have done esophageal cancer surgeries, that is chest, food pipe. We have done stomach cancer surgeries using that. We have done pancreatic surgery. It was also put up in one of the LinkedIn pages of SSI Innovations. We have also done prosthetic cancer surgeries. We recently did a surgery for a member of parliament. He had given some testimonial of his for urinary bladder cancers. So we have done a lot of cancers, and we have completed these surgeries using Indian made robotic systems, which is equally good and at par with all other systems which have been made all over the world. डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आई थिंक इट वाज अ वेरी इमोशनल कॉन्वर्सेशन फॉर मी. I agree. बिकॉज बहुत सारी बातें जो है, आपने कुछ पर्सनल बातें भी मैंने आपसे पूछ ली बिना आपको पहले वार्न किए, सो आई एम सॉरी इफ यू लाइक दिस क्वेश्चंस, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड जस्ट कीप अप द ग्रेट वर्क दैट यू डूइंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस. Thank you so much, Nitin. I would tell my viewers, whoever is viewing, कि खुराफाती नितिन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. अरे इनको देख के मैं एकदम से बच्चा बन गया, और मैं आई जस्ट वांटेड टू हग हिम. नितिन, यू आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब. थैंक यू सो मच. आप इतना हंसाते हैं लोगों को, उससे हमें भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है. वी कम बैक टू आवर वर्क विद अगेन जॉय, एंड थैंक यू फॉर द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. रहिए हमारे साथ 92.7 एफएम पर, और डॉक्टर से मिलाएंगे आपको. एक और चक्कर मारूंगा, फिर से आऊंगा फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ओखला. मैं हूं खुराफात नितिन. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद.